Hello, students. Today we will discuss about the poem "The Blade of the Grass" by तौफीक रफ़र। जैसे कि हमने पिछली पोएम्स में डिस्कस किया था बायोग्राफी ऑफ द पोइट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे भी हम बायोग्राफी में क्रिटिकल एनालिसिस जब करते हैं तो उसको इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। ही इज़ द पायनियर ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर, he is the father of the Pakistani idiom in English language, and he is a romantic poet and also the second Azra poet in Pakistani literature. इसी तरीके से जब हम द ब्लेड ऑफ ग्रास को रिप्रेजेंट अगर हम उसकी लिटरल मीनिंग्स को देखें तो द ब्लेड ऑफ ग्रास मीन ग्रास, ऐसी ग्रास जो उगी हुई होती है, जिसकी एजेस शार्प होती हैं और जिसकी एजेस इतनी शार्प होती हैं, रफ़ होती हैं कि अगर आप उसको टच करें तो वो जो है आपकी जो स्किन है उसे डैमेज भी करती है। इसमें हम जो पोएम है बेसिकली हम पोएम को कंसिडर करते वक्त एक बात मद्दे नज़र रखेंगे कि वो द ब्लेड ऑफ ग्रास को एज अ मेटाफर ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, जो तौफीक रफ़त है अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है द ब्लेड ऑफ ग्रास से, कि उसकी जो पर्सनालिटी से के बारे में जब वो डिस्कस करेगा तो दो एलिमेंट्स को, बाइनरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा। एक तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, दूसरी पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी, और किस तरीके से वो करेगा हम इन द फर्दर स्लाइड्स वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम इसी तरह थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट थीम आ जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पेसिमिस्टिक अप्रोच एंड आल्सो मिस्टिसिज्म। अगर ब्लेड ऑफ ग्रास को अगर हम पोम को अगर हम थोरली रीड आउट करें तो हम देखेंगे कि दिस ब्लेड ऑफ अ ग्रास व्हाट इज़ इट इज़ माई सेल्फ 6 feet अंडर, कि मेरी मिसाल, जो पोइट कहता है कि मेरी मिसाल एक ऐसी ग्रास की सी है जो 6 feet अंडर है, ठीक है। उसको वो बेसिकली आप ब्रेकिंग द साइलेंस, आई एम रफ टू द टच, जो 3 लाइन्स, पहली जो 3 लाइन्स है उसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि मेरी मिसाल एक ऐसे दरवेश की है जो कि पेशेंस को शो कर रहा है, जो साइलेंस को अडॉप्ट करता है और किसी भी किस्म की जो कहते हैं ना रेजिस्टेंस को जो है प्रेफर नहीं करता। एक दरवेश की तरह उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है। और इसी तरीके से वो कहता है आई एम रफ टू द टच, माई एजेस आर कीन। अगर उसका दूसरा एलिमेंट को हम देखें तो वो अपने आप को कह रहा है कि जिसकी एजेस जो हैं शार्प भी हैं, रफ़ भी हैं, और आप कह सकते हैं कि ऐसी ग्रास जो कि जब आप उसको इस ग्रास को जब पुल करते हैं अपने हाथों से, तो क्या होता है आपके हाथों को भी मड के अंदर से जब उसको खींच रहे होते हैं तो खींचते वक्त पूरी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, आपके हैंड्स को हर्ट करती है। तो वो इस तरीके से भी वो आपको एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है। बेसिकली वो इसी तरीके से प्री पार्टीशन टाइम 1947 के टाइम को डिपिक्ट कर रहा है कि 1947 का जब टाइम था तो वो टाइम जो था वो बहुत हार्डशिप, सफ़रिंग और पेन का टाइम था। वो टाइम था जब जो है उसने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से अपने कल्चर को, अपनी राइटिंग स्टाइल को, अपनी पाकिस्तानी थिंकिंग को कैसे डोमिनेट करेगा बाकी राइटर्स की निस्बत। क्योंकि पहले बता चुकी हूँ कि उस टाइम जब पार्टीशन के बाद, पोस्ट पार्टीशन का जब टाइम था, तो इंडियन राइटर्स उनको उतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े, लेकिन इम्तियाज़ हुसैन एंड जुल्फ़िकार बूज़ ये कुछ ऐसे राइटर्स थे जिनके लिटरेचर को अनटचेबल कंसीडर किया जाता था। तो कहता है कि मैंने बिल्कुल इसी तरीके से एक साइलेंट किसी कैफियत में एज अ राइटर, जो गुमनाम किस्म का राइटर ऑथर था, उसकी हैसियत से मैंने अपनी ज़िंदगी, वो टाइम जो था वो मैंने उस टाइम के अंदर सफ़रिंग, पेन बर्दाश्त की, लेकिन मैंने पूरी पेशेंस के साथ, लेकिन पूरा फोकस अपना जो था अपने वर्कआउट पे किया, क्योंकि और अपनी आइडेंटिटी और अपनी जो पहचान थी राइटिंग में वो जो थी डेवलप की। वो जैसे कहते हैं ना, फैज़ कहते हैं आर आइडेंटिटी एट प्रेजेंट लाइज इन आर क्रेविंग फॉर आइडेंटिटी। हमारी जो ख्वाहिश होती है ना अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने की, यही हमें कंपेल कर रही होती है, यही हमें उस रास्ते, उस रोड मैप की तरफ ले जाती है जो कि जिसमें हम अपना नाम पैदा करते हैं। तो इसी तरह वो कहता है कि उसकी जो पर्सनालिटी थी वो थी इतनी जो थी वाइब्रेंट नहीं थी, और लेकिन
वो उसने हिडन तरीके से अपने वर्कआउट को कंटिन्यू रखा, हार्डशिप क्रिएटिविटी क्रिएट की, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, साउथ एशियन राइटर्स के अंदर अपना नाम एक क्रिएट किया, किस तरह अपने पाकिस्तानी कल्चर को, ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, इन सब चीज़ों को अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर लेके आया, जिसकी वजह से उसकी जो राइटिंग स्टाइल थी उसको कंटेम्पररी राइटर्स की निस्बत उसने जो थी अपनी पहचान, एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर ली। ठीक है, इसी तरीके से वो कहता है कि अपने जो न्यू राइटर्स हैं, जो अपकमिंग राइटर्स हैं, वो उनको कहता है कि दे शुड बी करेजियस, आपको हिम्मत से, हौसले से, कंटिन्यूस एफर्ट के ज़रिए ही आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं। ओवरनाइट आप कोई भी चीज़ जो है गेट नहीं करते। जिस तरह मैंने स्ट्रगल की, जिस तरह मैंने खामोशी के साथ एक दरवेश की तरह लाइफ गुजारी, विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विदाउट एनी कहते हैं कंप्लेन के, बिल्कुल आप लोगों को भी इसी तरह, तो कहते हैं ना जिस तरह टी.एस. एलियट कहता था कि जब आपने डेवलप करना होता है अपना जो अपना राइटिंग स्टाइल अपना अडॉप्ट करना होता है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना सबसे पहले जो रेडीमेड जो चीज़ को चीज़ क्रिएट करनी होती है, एक नया लुक, एक नई पहचान देनी, आइडेंटिटी देनी होती है। तो उसने मिसाल दी थी टी.एस. एलियट ने कि बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के आप जो है ना ऊन को लेने के लिए, हासिल करने के लिए शीप की ज़रूरत होती है, और शीप को आपको ब्रॉटअप करने के लिए ग्रास की ज़रूरत। सबसे पहले आपको जो है ग्रास जो है डेवलप करनी पड़ेगी, ग्रास क्रिएट जो कि शीप खाएगी, और फिर आप उससे ऊन हासिल करेंगे, उससे रेडीमेड कोट प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो होता है कल्चर जो होता है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन उसी वक्त क्रिएट होती है जब आप अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन डेवलप करते हो। तो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूस एफर्ट पुट कर रहे होते हो। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि 1947 के बाद जो पोस्ट पार्टीशन का टाइम था, मैंने भी उसी तरीके से सफ़रिंग और पेन को बर्दाश्त किया, हार्डशिप को बर्दाश्त किया, इवन कि मुझे भी दूसरे लोगों की तरह बहुत सी जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जैसा कि अनटचेबल कंसिडर किया जाता था राइटर्स को, पाकिस्तानी राइटर्स को। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक ग्रास जो होती है 6 फीट अंडर जो है बिल्कुल दबी हुई होती है, सिमिलरली द ब्लेड ऑफ द ग्रास की तरह मतलब वो उसको मेटाफर दे रहा है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एक पोइट को, एक राइटर को, कि किस तरह उसे चीज़ों को डेवलप करना होता है। सेकेंड जो वो कहता है कि दोज इन हरी विल पुल मी आउट एट देयर परल इन अ स्ट्रॉन्ग विंड, आई एम अ दरवेश ब्रिंगिंग अ कस्टसी टू योर डोर स्टेप। कहता है मेरी मिसाल एक ऐसी ग्रास की सी है जो कि ग्रीन है और जो कि डोर स्टेप पर ऑनर के है, और उसे जो ऑनर उसको देखता है, उसको ब्यूटी को उसकी एडमायर करता है, एडमायरेशन गेट कर रहा होता है। और इस तरह मैं किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं करता। मेरी जो पर्सनालिटी है दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हैप्पीनेस की बात वो कर रहा है। इसमें जो एलिमेंट ऑफ जो है एलिमेंट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको फाइंड आउट आप करते हो। इसी तरीके से अगर दूसरे आप एलिमेंट को देखो तो पेसिमिस्टिक अप्रोच भी फाइंड आउट करते हो, जिसमें वो कहता है द ब्लेड ऑफ ग्रास आर द रफ एजेस आर शार्प एंड दोज पीपल हु आर इन हरी। वो जो जल्दबाजियाँ कर रहे होते हैं और वो इधर उधर से हार्ड वर्क, और वो समझते हैं कि ओवरनाइट वो सक्सेस गेट कर लेंगे। तो वो कहता है ये जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं चीज़ें आपकी। आप अगर चाह रहे हो इस सोसाइटी में सर्वाइव करना चाह रहे हो और इस लिटरेचर की दुनिया में अपना नाम पैदा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसको अपनी लाइफ के अंदर से डिस्ट्रक्शन और डिसअल्यूजनमेंट और सफरिंग इनको मद्देनज़र मत रखो। कंटिन्यूस एफर्ट पुट करो और आगे की तरफ निकल जाओ। जिस तरह कि मैंने अपना नाम अपनी राइटिंग स्टाइल, अपनी थिंकिंग से पाकिस्तानी राइटर के तौर पर दुनिया में मनवाया, इसी तरह तुम भी मनवा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से वो कहते हैं जिस तरह न्यू ग्रास आती है विल कम, जिस तरह न्यू ग्रास विल कम, देन द न्यू राइटर विल बी एबल टू मेंटेन देयर ओन डिस्टिंग्विश स्टाइल ऑफ राइटिंग। जिस तरह एक नई ग्रास क्रिएट होती है, इसी तरीके से आपको भी राइटर्स को कह रहा है, एडिक्शन दे रहा है कि आप लोगों को भी अपना नाम पैदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अपने नॉर्म, कल्चर, वैल्यूज़ इन सब
चीज़ों को अपने राइटिंग स्टाइल में लाना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू इम्प्रेस द वर्ल्ड। वो कहते हैं जब टेंशन का टाइम होता है तो तुम्हें फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा एक दरवेश ही की तरह, पेशेंस के साथ, पॉइस बन के, स्टेबल अपने एटीट्यूड के साथ, अनवेविंग और जो टॉलरेंट दिखानी पड़ेगी एक दरवेश की तरह, जो बर्दाश्त करता ही जाता है और सफरिंग पेन को, लेकिन अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करता। तो अब यहाँ पे जो एक थर्ड जो थीम निकलता है वो मिस्टिसिज्म का निकलता है, जिसमें दरवेशाना जो एलिमेंट है। इसी तरीके से आप इसमें नेचुरल एलिमेंट्स आप फाइंड आउट करते हैं। ग्रास है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक रोमांटिक पोइट भी है। इसमें नेचुरल इमेजरी आपको बहुत ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह, इंग्लिश पोइट की तरह नज़र आएगी। इसमें भी यहाँ वो यूज़ कर रहा है। और इसी तरीके से वो कह रहा है कि जो इन राइटर्स होते हैं, अपने राइटर्स को बेसिक ये डिक्शन है और यूनिवर्सलिटी इसके स्टाइल में भी है, जिसमें वो बताता है कि इंसान को कंटिन्यूस एफर्ट ही पुट करता है तो आगे निकलता है। ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट तुम एक चीज़ को गेट करना चाहो और तुम मुझसे सक्सेस गेट कर दो। तो उसके लिए तुम्हें डे एंड नाइट मेहनत करनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी सक्सेस स्टोरी की तरफ मूव करते हो। इसी वजह से इसमें अगर आप इसको देखते हो, ये ओवरऑल आपने दो, जिस तरह प्रीवियस पॉइंट्स को जब क्रिटिकल एनालिसिस किया था, एक आपने लिटरल मीनिंग को डिस्क्राइब करना है, दूसरा आपने इसकी हिडन मीनिंग कि वो मुखातिब किसके साथ है, ठीक है, जो रीडर उसका जो कौन है, ठीक है, वो किसके साथ वो डिस्कस कर रहा है। इन सब चीज़ों को भी आपने विद द थीम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पैसिमिस्टिक अप्रोच और मिस्टिसिज्म के साथ डिस्कस करना है। और इसी तरीके से जो है डिफरेंट एलिमेंट, जैसे सिंबल था, ग्रास इज़ अ सिंबल ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, इस तरह इमेजरी, नेचुरल इमेजरी, रियलिज्म के एलिमेंट्स हैं। पैराडॉक्स आइडियाज़, पैराडॉक्स इस लिहाज से आप कह सकते हैं ऐसे आइडिया जिसमें ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस द पेसिमिज्म, इन दोनों चीज़ों को वो डिस्कस कर रहा है। जो उसकी जो स्टाइल, टून, पोइम के वो डिक्शन का स्टाइल है। और दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लेड ऑफ ग्रास बाय द तौफीक रफ़त। और इसी तरीके से एट द लास्ट, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन place in the comment section. Thank you very much.